आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे अहम स्तंभ पर बात करने जा रहे हैं जिनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, लेकिन साहित्य जगत उन्हें अज्ञेय के नाम से बेहतर जानता है। हाँ, अज्ञेय। हमारे पास जो सामग्री है वो दरअसल अज्ञेय जीवन और साहित्य नाम के स्रोत से लिए गए कुछ प्रमुख अंश हैं, और हमारा इरादा ये है कि इन अंशों के जरिए अज्ञेय के बहुआयामी व्यक्तित्व को समझें, बिल्कुल। उनकी प्रमुख रचनाएं और हिंदी साहित्य पर, खासकर आधुनिक कविता पर उनके गहरे असर को टटोलने की कोशिश करेंगे। पूरा नाम तो जैसा बताया काफी लंबा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, पर ये जो उपनाम है अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? हाँ बिल्कुल, नाम में ही एक रहस्य, एक गहराई है। और जैसा स्रोत बताते हैं, वो सिर्फ लेखक ही नहीं थे, क्रांतिकारी भी थे, पत्रकार भी। जी, उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद और नई कविता जैसे बड़े आंदोलनों की नींव रखी है। चलिए इसी परतदार शख्सियत को समझने की कोशिश करते हैं आज। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि अज्ञेय का महत्व सिर्फ उनकी किताबों तक ही सीमित नहीं है। वो आधुनिक हिंदी कविता को दिशा देने वालों में से एक थे, मार्गदर्शक थे एक तरह से। जैसा आपने कहा, उनका जीवन, उसका कैनवस बहुत बड़ा था। कवि, उपन्यासकार, कहानीकार भी, निबंधकार, अनुवादक भी। हाँ, और पत्रकार, संपादक, और यहाँ तक कि देश की आजादी के लिए जो सशस्त्र क्रांति थी उसमें भी सक्रिय भागीदारी रही उनकी। अच्छा। तो ये जो असाधारण विविधता है ना उनके जीवन में, वो उनके साहित्य में भी दिखती है। एक खास तरह की गहराई लाती है, प्रामाणिकता लाती है। तो फिर शुरुआत करते हैं उनके जीवन के कुछ बुनियादी पड़ावों से। जन्म 7 मार्च 1911 कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में जी, और निधन हुआ 4 अप्रैल 1987 नई दिल्ली में। स्रोत ये भी बताते हैं कि बचपन एक जगह नहीं बीता, लखनऊ, कश्मीर, बिहार, मद्रास, कई जगह रहे। हाँ, अब पिता की नौकरी के कारण घूमना काफी हुआ। ये जो भौगोलिक घुमक्कड़ी है, इसने उनके नजरिए को कितना विस्तार दिया होगा। निश्चित रूप से। देखिए, बचपन के ये अलग अलग अनुभव, अलग संस्कृतियां, अलग परिदृश्य, जब कोई संवेदनशील मन इनसे गुजरता है, तो दुनिया को देखने का नजरिया तो व्यापक होता ही है। और शायद ये उनके लेखन में जो एक खुली सोच दिखती है, जो ग्राह्यता दिखती है, उसका एक आधार हो सकता है। और शिक्षा, स्रोत बताते हैं उन्होंने विज्ञान में स्नातक किया था, बीएससी। हाँ, ये दिलचस्प है। उस समय के साहित्यकारों में ये कम देखने को मिलता था। विज्ञान की पृष्ठभूमि थी उनकी। बाद में अंग्रेजी में एमए करना चाहा, लेकिन वो क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण पूरा नहीं हो पाया। अच्छा। तो विज्ञान की वो जो तार्किक पृष्ठभूमि है, वहां से साहित्य की ओर आना, ये यात्रा भी उनके बौद्धिक गठन को समझने के लिए अहम है। और यहीं से कहानी एक, कह सकते हैं, नाटकीय मोड़ लेती है। विज्ञान का छात्र क्रांतिकारी बन जाता है। हाँ। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि वे सक्रिय रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे, जिसके चलते गिरफ्तार भी हुए और कई साल जेल में भी बिताने पड़े। जी, ये उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक परिवर्तनकारी दौर था। जेल का वो एकांत, वो संघर्ष, जोखिम भरी जिंदगी के अनुभव, इन सब ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। स्रोत बताते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद फिर उनका पूरा ध्यान पत्रकारिता और साहित्य रचना की ओर लग गया। तो मतलब एक तरह से दिशा बदल गई पूरी। हाँ, दिशा बदली। और यहाँ ये देखना बड़ा रोचक है कि कैसे जीवन की ये तीव्र अनुभव, ये उथल पुथल सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं बने, वो उनके लेखन के लिए कच्चा माल बने। अच्छा। उनके साहित्य में जो विद्रोह का स्वर है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की छटपटाहट है, आत्मविश्लेषण है, ये सब कहीं ना कहीं उन अनुभवों से ही ऊर्जा पाते हैं। यानी जीवन के अनुभव सीधे सीधे उनके साहित्यिक सरोकारों को खाद पानी दे रहे थे। बिल्कुल। और इसी जमीन से फिर उपज कर वे हिंदी साहित्य में एक नए आंदोलन के, क्या कहते हैं, अगुआ बने, प्रणेता। हाँ, प्रणेता। स्रोत उन्हें मुख्य रूप से प्रयोगवाद और नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में चिन्हित करते हैं। और इसमें तार सप्तक के संपादन का खास जिक्र है, जिसे हिंदी कविता में एक नए मोड़ का दस्तावेज माना जाता है। ये तार सप्तक क्या था और इसमें ऐसा क्या था जिसे इतना क्रांतिकारी माना गया? देखिए, तार सप्तक 1943 में आया। ये 7 कवियों का एक संकलन था और इसका संपादन अज्ञेय ने किया था। 7 कवि? हाँ, 7। और इसकी भूमिका में अज्ञेय ने साफ लिखा कि ये कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, बल्कि राहों के अन्वेषी हैं, मतलब नए रास्ते तलाशने वाले। अच्छा, राहों के अन्वेषी। तो ये सिर्फ एक कविता संग्रह नहीं था, ये उस समय का जो काव्य परिदृश्य था,
खासकर छायावाद की जो अतिशय वायवीयता थी, बहुत ज्यादा कल्पनाशीलता, सजी समरी भाषा, उसके खिलाफ एक तरह का विद्रोह था ये। तार सप्तक के कवियों ने और खुद अज्ञे ने भी अपनी कविताओं में नए विषयों को जगह दी, जैसे शहरी जीवन की उलझनें, मध्यवर्गीय समाज की सच्चाई, व्यक्ति का अकेलापन, उसकी कुंठाएं, अंदरूनी टकराव। मतलब यथार्थ के ज्यादा करीब। हाँ, यथार्थ के ज्यादा करीब। और भाषा के स्तर पर भी बदलाव आया। ज्यादा सीधी भाषा, बोलचाल के करीब, कभी कभी सपाट लगने वाली भाषा का भी प्रयोग हुआ। मुक्त छंद को ज्यादा अपनाया गया, नए बिंब, नए प्रतीक गढ़े गए। तो यहीं से प्रयोगवाद शुरू हुआ। हाँ, इसी को प्रयोगवाद का प्रस्थान बिंदु माना गया। और अज्ञे का इस संकलन को संपादित करना, उसकी भूमिका लिखना, ये उन्हें इस आंदोलन के वैचारिक नेता के तौर पर स्थापित करता है। उनका ये कदम दिखाता है कि उनमें स्थापित साहित्यिक मान्यताओं को चुनौती देने का साहस था, जो शायद उनके क्रांतिकारी स्वभाव का ही साहित्यिक रूप था। तो ये स्थापित ढर्रे को तोड़ने और अभिव्यक्ति के नए रास्ते तलाशने का एक संगठित प्रयास था, जिसके केंद्र में अज्ञेय थे। जी बिल्कुल। स्रोत में दोनों का जिक्र है। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, प्रयोगवाद जैसा तार सप्तक से शुरू हुआ, उसका जोर ज्यादा भाषा, शिल्प और रूप के स्तर पर नए नए प्रयोग करने पर था। अच्छा। मकसद था कविता को पुरानी रूढ़ियों से मुक्त करना। लेकिन जल्दी ही यह महसूस किया गया कि सिर्फ प्रयोग के लिए प्रयोग करना काफी नहीं है। तो इसी पृष्ठभूमि में आजादी के बाद नई कविता का विकास हुआ। नई कविता ने प्रयोगवाद के कई तत्व अपनाए, लेकिन उसका दायरा ज्यादा बड़ा था। उसमें आजादी के बाद का जो मोहभंग था, अच्छा, डिसइल्यूजनमेंट। हाँ बिल्कुल, बदलता हुआ सामाजिक राजनीतिक यथार्थ, व्यक्ति की अनुभूति की प्रामाणिकता, आधुनिक जीवन की विसंगतियां, अस्तित्व से जुड़े सवाल, ये सब नई कविता में ज्यादा प्रमुखता से उभरे। तो कह सकते हैं कि प्रयोगवाद ने जमीन तैयार की। हाँ, और नई कविता उस पर बनी एक ज्यादा विस्तृत और गहरी इमारत थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और अज्ञे इन दोनों ही चरणों में सक्रिय और प्रभावशाली रहे। ये स्पष्टीकरण जरूरी था कि कैसे एक धारा दूसरी में विकसित हुई। अब उनके अपने लेखन पर आते हैं। स्रोत उनके कई महत्वपूर्ण कामों का जिक्र करते हैं। उपन्यासों में शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप जी, और काव्य संग्रहों में आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार। शेखर एक जीवनी के बारे में स्रोत कहते हैं कि ये हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में मील का पत्थर है। ऐसा क्या खास था इसमें? शेखर एक जीवनी, जिसके 2 भाग आए 1941 और 1944 में, वो अपने समय से बहुत आगे का उपन्यास माना जाता है। अच्छा। खासियत थी इसका नायक शेखर, वो एक विद्रोही चरित्र है, आत्मविश्लेषक है। उपन्यास उसके बचपन से लेकर युवावस्था तक का जो मानसिक विकास है, उसकी भावनाएं, विचार, उसका विद्रोह, उसकी आत्मखोज की यात्रा, उसको बड़ी ईमानदारी और गहराई से दिखाता है। हिंदी में शायद ये पहली बार था कि किसी उपन्यास में नायक के मन की परतों को इतनी बारीकी से खोला गया हो। अच्छा। और इसमें फ्राइडियन मनोविज्ञान का असर भी दिखता है। अच्छा। और जैसा हमने पहले बात की, शेखर के चरित्र में कहीं ना कहीं अज्ञे के अपने जीवन के अनुभव, खासकर उनका वो विद्रोही स्वभाव और स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा, उसकी झलक मिलती है। ये उपन्यास सिर्फ कहानी नहीं कहता, ये व्यक्ति के अस्तित्व और उसकी पहचान के सवालों से जूझता है। और नदी के द्वीप? नदी के द्वीप भी व्यक्ति और समाज के रिश्ते, व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके रिश्तों के बीच का जो द्वंद्व है, उसे बड़े कलात्मक ढंग से सामने रखता है। और उनकी कविताएं, आंगन के पार द्वार और खासकर कितनी नावों में कितनी बार, जिसके लिए उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला, इन शीर्षकों में ही एक दार्शनिक पुट सा लगता है। में कितनी बार, ये शीर्षक ही जीवन की अनिश्चित यात्रा, अनुभवों की बहुलता और शायद निरर्थकता का बोध या फिर अर्थ की तलाश, उसकी ओर इशारा करता है। उनकी कविताओं की शैली कैसी थी? भाषा? उनकी कविताओं में बौद्धिकता दिखती है, चिंतनशीलता, भाषा में कसावत होती है, मितव्ययिता, मतलब कम शब्दों में गहरा अर्थ भरने की कोशिश। अच्छा। उनमें व्यक्ति की अनुभूति, प्रकृति के प्रति एक खास तरह का लगाव और आधुनिक जीवन के दबावों से जो तनाव पैदा होता है, उसका चित्रण मिलता है। भाषा अक्सर तत्सम शब्दों और नए प्रयोगों से भरी होती है, जो कभी कभी पाठक से थोड़ी बौद्धिक सजगता की मांग करती है। और उनके इन साहित्यिक प्रयोगों और योगदानों को पहचाना भी गया। स्रोत बताते हैं 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जी। और फिर जैसा आपने बताया 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। हाँ, ज्ञानपीठ।
इन पुरस्कारों का क्या महत्व था, सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि से हटकर? देखिए, ये पुरस्कार सिर्फ अज्ञे की व्यक्तिगत प्रतिभा का सम्मान नहीं थे, बल्कि वो उस पूरी नई साहित्यिक दिशा को, यानी प्रयोगवाद और नई कविता को, एक तरह की आधिकारिक स्वीकृति दे रहे थे। अच्छा। जिसके वो प्रतीक बन चुके थे। सोचिए, जिस धारा को शुरुआत में शायद कुछ लोगों ने शक की निगाह से देखा होगा, हाँ, आलोचना की होगी, उसे देश के सर्वोच्च साहित्यिक मंचों से सम्मान मिलना, ये बताता है कि अज्ञे और उनके समकालीन कवियों के प्रयोगों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया था और उन्हें व्यापक मान्यता मिल चुकी थी। हाँ, ये तो बड़ी बात है। इन सम्मानों ने नई पीढ़ी के लेखकों को भी हिम्मत दी कि वो बिना झिझक नए रास्ते तलाशें, अभिव्यक्ति के नए तरीके आजमाएं। ये हिंदी साहित्य के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति का काम, उसकी दृष्टि एक पूरे साहित्यिक आंदोलन को वैधता और सम्मान दिला सकती है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि अज्ञे का कैनवस सिर्फ कविता और उपन्यास तक ही सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जापानी हाइकू कविताओं का अनुवाद किया और पत्रकारिता में दिनमान जैसी प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया। जी हाँ, दिनमान। ये उनके व्यक्तित्व के कौन से पहलू उजागर करते हैं? ये दोनों ही काम उनके बहुमुखी व्यक्तित्व और उनकी व्यापक रुचियों को दिखाते हैं। हाइकू का अनुवाद, हाइकू जो अपनी संक्षिप्तता, चित्रमयता, प्रकृति प्रेम के लिए जानी जाती है। हाँ, 3 पंक्तियों वाली। बिल्कुल। उसका अनुवाद करना दिखाता है कि अज्ञे की रुचि सिर्फ भारतीय साहित्य तक ही सीमित नहीं थी, वे विश्व साहित्य से भी जुड़े थे। और शायद हाइकू की वो जो कला है ना, कम शब्दों में गहरी बात कहने की, उसका असर उनकी अपनी काव्य शैली पर भी रहा हो, क्योंकि वो भी भाषा की मितव्ययता पर जोर देते थे। अच्छा, ये कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है। और दूसरी ओर दिनमान का संस्थापक संपादक होना, ये उनके सामाजिक और राजनीतिक सरोकारों को दिखाता है। दिनमान अपने समय की एक बहुत गंभीर और प्रभावशाली समाचार पत्रिका थी, जिसने राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर निर्भीक और विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग के नए स्टैंडर्ड सेट किए। तो एक पूर्व क्रांतिकारी का एक प्रमुख पत्रकार का संपादक बनना। हाँ, ये दिखाता है कि वे समाज को बदलने के लिए विचारों की शक्ति में विश्वास रखते थे, चाहे वो साहित्य के जरिए हो या पत्रकारिता के। ये उनके जीवन की एक और दिलचस्प यात्रा है, बंदूक से कलम तक, और फिर शायद दोनों का एक अनूठा संतुलन। तो अगर हम इस सारी बातचीत का सार निकालें तो हमारे सामने अज्ञे की एक जटिल बहुस्तरीय तस्वीर उभरती है। हाँ, बिल्कुल। एक व्यक्ति जिसने क्रांतिकारी के रूप में शुरुआत की, फिर कवि, उपन्यासकार, अनुवादक, पत्रकार, संपादक, सब कुछ बने। जी। जी। जिसने हिंदी कविता को प्रयोगवाद और नई कविता के जरिए एक नई दिशा दी, स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी, भाषा और विषय दोनों स्तरों पर नवीनता लाए। सही कहा। और जिसके योगदान को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे सर्वोच्च सम्मान मिले। आपने बिल्कुल सही संक्षेप किया है। उनका स्थायी प्रभाव आधुनिक हिंदी साहित्य, खासकर कविता पर, बहुत गहरा और व्यापक है। उन्होंने सिर्फ नई शैली या शिल्प ही नहीं दिए, बल्कि सोचने के नए विषय भी दिए। जैसे व्यक्ति की अस्मिता का सवाल, उसकी स्वतंत्रता का सवाल, आधुनिक जीवन की विडंबनाएं, अस्तित्व के प्रश्न। उनका साहित्य सिर्फ सौंदर्यबोध तक नहीं रुकता, वो पाठक को उकसाता है, सोचने पर मजबूर करता है, सवाल खड़े करता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो उन्होंने हिंदी साहित्य में बौद्धिकता, आत्मविश्लेषण और लगातार नया करने की तलाश, इसकी एक मजबूत परंपरा स्थापित की, जिसका असर आज भी लेखकों और पाठकों पर दिखता है। तो एक तरह से पुल का काम किया उन्होंने। हाँ, एक ऐसे पुल की तरह थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को छायावादी रोमानी दुनिया से निकालकर आधुनिक यथार्थ की जटिलताओं से जोड़ा। और जाते जाते स्रोत हमें एक विचार के साथ छूट जाते हैं जिस पर शायद और मनन किया जा सकता है। अच्छा। अज्ञे की वो वैज्ञानिक शिक्षा बीएससी वाली और उनका वो क्रांतिकारी अतीत, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये सोचना कितना दिलचस्प है कि इन दोनों ने मिलकर उनकी साहित्यिक शैली को कैसे गढ़ा होगा। ये सोचने वाली बात है। क्या विज्ञान से मिली वो विश्लेषण क्षमता, वो सटीकता का आग्रह और क्रांति से मिला वो विद्रोह, वो स्थापित को नकारने का साहस, क्या इन्हीं दोनों के मिश्रण से उनकी वो खास बौद्धिक और प्रयोगधर्मी काव्य भाषा बनी? संभव है। क्या कला, विज्ञान और सक्रियता, ये जो त्रिकोण है, यही उनके विलक्षण व्यक्तित्व और कृतित्व की कुंजी है? ये एक ऐसा सवाल है जो उनके साहित्य को समझने की शायद नई परतें खोल सकता है और पाठक इस पर विचार कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक गहरा प्रश्न है जिस पर सोचा जाना चाहिए।